यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास है हमारी पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को लेके। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं मैं उनको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अपकमिंग टाइम में आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप 3 तारीख को राजस्थान के लिए पेपर दे रहे हैं या एमपी के लिए दे रहे हैं या झारखंड में जो वैकेंसी निकली उसके लिए डीएसएसबी के लिए दे रहे थे, क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में सीएचओ के लिए पेपर्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी आपको अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जो लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2013 से 2019 तक के सभी सेट पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके 400 से ज़्यादा में भी 485 के आसपास जो पेजेस रहेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सभी सॉल्व रहेंगे, सभी ऑफिशियल पेपर्स रहेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आज 1 से 100 तक क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो आपके पूरे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, बिफोर दैट जो लोग एएनएम का पेपर दे रहे हैं, एएनएम या फिर जीएनएम, सीएचओ और एनएचएम, डीएसएसबी, इन सभी के पेपर्स आपको सीरीज़ ऑल ओवर मटेरियल्स अवेलेबल है। आपको उसके लिए मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके सभी पेपर्स पीडीएफ को परचेस करना पड़ेगा। जो अमाउंट है वो इतना चीप है कि कोई भी है जो अफोर्ड कर सकता है। जिसमें आपके 40 पेपर 13 सीरीज़ हैं यदि, तो उसमें आपको अमाउंट रहेगा 350 रुपीज़। और यदि एएनएम वालों का बात करें तो 150 रुपीज़। और सेम एज है जो डीएसएसबी वालों के लिए भी यही सेम अमाउंट है। तो आपको इतने कम चीप प्राइस में इतने सारे पेपर्स और सीरीज़ हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, The nurses are participating in a health fair at the local mall and are giving influenza vaccine to senior citizens. What level of prevention are the nurses practicing? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नर्सेस हैं क्या कर रही हैं, जो कोई भी मॉल हो, यहाँ पर कोई भी मेला लगा हुआ है तो ऐसी जगह पे जाके क्या कर रही हैं, एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। और वो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो दे रही हैं। तो ये कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी प्रिवेंशन? ये प्रिवेंशन आपको एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको वैक्सीन की बात की जाए कि वैक्सीन दी जा रही है या हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, तब आपको क्या करना है, डिसीज़ होने के पहले ही क्या कर रहे हैं आप प्रिकॉशन बरतते हैं, तो वो हमेशा कहलाएगा आपका क्या, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होगा कि जब भी कोई डिसीज़ हो गई है उसके लिए स्क्रीनिंग हो रही है, डायग्नोस किया गया है, तो वो क्या है, सेकेंडरी है। टर्सरी में क्या होगा कि सेकेंडरी में यदि डिसीज़ ट्रीट नहीं हो पाई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं, तब आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजना पड़ेगा, तो वो केसेस कहलाएंगे टर्सरी प्रिवेंशन। लास्ट और लीस्ट आता है रिहेबिलिटेटिव प्रिवेंशन, मतलब जो मरीज की जो भी केयर हुई है उसमें उसकी जो डेली एक्टिविटीज़, लिविंग थिंग्स अफेक्ट हुई हैं, को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, टर्सरी लेवल की केयर और उसके बाद रिहेबिलिटेटिव केयर। तो यदि पहले ही लेवल पे मतलब डिसीज़ हुई नहीं है, प्रिकॉशन बरते, आपने प्रिवेंशन किया, तो वो कहलाएगा प्राइमरी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन की जगह हेल्थ एजुकेशन भी बता सकते हैं, या फिर आपको कोई और डिसीज़ की वैक्सीन के बारे में बता सकते हैं, तो वो किस में आएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्सिंग केयर आर प्रोवाइडेड दैट इज सपोर्टेड बाय रिलायबल रिसर्च इज नोन एज। तो जो नर्सिंग केयर दी जा रही है, जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च की गई, रिलायबल रिसर्च का मतलब है यहाँ पर जिसके पुख्ता सबूत हैं, तो वो कौन सी केयर कहलाएगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस या फिर हिस्टोरिकल प्रैक्टिस? कौन सी केयर कहलाएगी कि जब भी मरीज को कोई रिलायबल रिसर्च के बेस पर केयर करते हैं आप, तो वो कहलाएगी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। क्या कहलाएगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज़ डिक्रीज्ड मॉर्टेलिटी बाय इम्प्रूविंग
sanitation in the battlefields resulting in a decrease of illness and infection। तो किसने, यहाँ पर हु कहा गया, हु हैज़ डिक्रीज मॉर्टलिटी, मतलब जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या को क्या किया, कम किया। किसके बेस्ड पर, सैनिटेशन के बेस्ड पर। कहाँ पर, युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड्स का मतलब यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में। रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन, तो जब सैनिटेशन को बढ़ावा दिया तो मॉर्टलिटी रेट तो कम हुई ही हुई, लेकिन साथ में इलनेस और इन्फेक्शन भी ठीक हुए। तो ये काम किसने किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, क्लेरा बार्टन, डोरोथेया डिक्स या फिर लिलियन वाल्ड। इनके नाम आपने नर्सिंग में पढ़े हुए हैं, ये नाम एग्जाम में बहुत आते हैं। तो यहाँ पर किसने ऐसा किया कि सैनिटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में, तो जिसके कारण जो मॉर्टलिटी रेट, मतलब जो मृत्यु दर तो घटी ही, साथ में वहाँ पे इलनेस इन्फेक्शन के केसेस भी कम हुए। ये काम किया किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। मदर फादर सभी नर्सिंग के कौन माने जाती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ क्लाइंट ऑन एंटी कोआगुलेंट थेरेपी, एंटी कोआगुलेंट थेरेपी पर है क्लाइंट, तो स्पेशली आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, नोजिया के लिए, चेस्ट पेन, इंसोम्निया या फिर हेमेट्यूरिया, किस चीज़ के लिए आप पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। यदि मरीज एंटी कोआगुलेंट थेरेपी ले रहा है तब क्या है जो आप उसको मॉनिटर करेंगे, हेपेरिन ले रहा है या वारफरिन ले रहा है, तो ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट एजेंट है। तो ऐसे केस में आप पर्सन में हेमेच्यूरिया को है जो मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। क्यों, एंटी कोआगुलेंट थक्का जो जम रहा है उसको घोलने के लिए दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो एंटी कोआगुलेंट हैं, जितने भी एंटी कोआगुलेंट एजेंट हैं, तो यहाँ पर देने के बाद ब्लड के साथ यूरिन का आने का मतलब क्या है, हेमेच्यूरिया। क्या है, ब्लड के साथ यूरिन का मतलब क्या है, हेमेच्यूरिया। तो इस केस के लिए मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डेनोट्स पेशेंट्स इनएबिलिटी टू वॉइड इवन थो द किडनी आर प्रोड्यूसिंग यूरिन दैट एंटर्स द ब्लैडर। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जिसमें पेशेंट ब्लैडर फुल है यूरिन से, क्या है, किडनी ने प्रॉपर यूरिन को बनाया, ब्लैडर में एंटर भी कर दिया, लेकिन वॉइडिंग आउट नहीं कर पा रहा है, मतलब टॉयलेट जाता है तो जो यूरिन है वो बाहर नहीं आ रही है। तो एक किया जाएगा, पेशेंट्स इनएबिलिटी टू वॉइड द यूरिन, यहाँ पर सीधा सीधा एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है, पेशेंट्स इनएबिलिटी टू वॉइड द यूरिन। इवन जब उसकी किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिन को प्रोड्यूस भी कर रही है, ब्लैडर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ भी गई यूरिन, बट फिर भी पेशेंट क्या है, क्षमता नहीं है, इनेबल है वॉइड करने, मतलब बाहर पास आउट करने में। अर्जेंसी में तो कहीं भी छींकने खांसने पे भी हो जाएगा, जिसको जो प्रेशर पड़ेगा ब्लैडर पर। तो ओलिगोयूरिया मतलब 100 ml से भी कम जाना। डिसयूरिया का मतलब है, डिस वर्ड जुड़ जाए मतलब कुछ भी, डिस मतलब कुछ ना कुछ दर्द के कारण हो रहा है, पेनफुल हो रहा है वो। रिटेंशन क्या होगा यहाँ पर, एक कहलाएगा रिटेंशन ऑफ यूरिन। पेशेंट्स इनएबिलिटी टू वॉइड इवन थ्रो किडनी प्रोड्यूस प्रॉपर यूरिन एंड एंटर्स इनटू द ब्लैडर, बट यदि वो वॉइड आउट नहीं कर पा रहा है, इट्स कॉल्ड द रिटेंशन। क्या होगा, रिटेंशन। नेक्स्ट वन, चाइनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन डिस्क्राइब। चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, रैपिड ब्रीदिंग में, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मॉइस्ट और स्टर्टॉइस ब्रीदिंग, पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। तो ये क्या कहलाएगा, चाइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मतलब होगा सांस लेने में दिक्कत होना। यहाँ पर जनरली डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्निया, लेकिन यहाँ पर चाइनी स्ट्रोक जो रेस्पिरेशन वर्ड यूज़ किया गया है वो यहाँ पे क्या होगा, तो चाइनी स्ट्रोक जो ब्रीदिंग है, क्या है, चाइनी स्ट्रोक जो रेस्पिरेशन है यहाँ पर वो क्या कहलाएगी आपकी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जनरली जब आप सो के उठेंगे तो ये क्या रहेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है जो एबनॉर्मल रहेगा, लेकिन जब सोएंगे तो ये क्या होगा, ठीक रहेगा। और इसका जो मेन रीज़न होता है, या तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर यदि किसी मरीज को हार्ट से रिलेट करती हुई कुछ समस्या रही है, कार्डियक प्रॉब्लम रही है, तभी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन, द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो आप IM इंजेक्शन कितने डिग्री पे देंगे? यहाँ पर जो एंगल पूछा है वो कितने डिग्री एंगल का होगा? 90, 30, 160 डिग्री या फिर 180 डिग्री? कितनी डिग्री एंगल पर है जो इंजेक्शन देंगे आप IM? तो जो IM इंजेक्शन देंगे आप वो कितने पे देंगे आप? तो वो होगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर है जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाएगा। याद रखना है, यदि इंट्रामस्कुलर की बात करें तो 90, सबक्यूटेनियस की बात करें, यदि सबक्यूटेनियस के लिए कहें तो कितना? 45, IV मतलब इंट्रावीनस 25, ID कहें तो 15, कितना? 15, 10 से 15 पे क्या दिया जाएगा? इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द पर्पस ऑफ मेकिंग मिटन कॉर्नर्स वाइल डूइंग बेड मेकिंग इज। जब भी आप क्या कर रहे हैं? बेड मेकिंग करते हैं, तो बेड मेकिंग के टाइम पर जो कॉर्नर्स बनाते हैं, मिटन कॉर्नर्स, इसका रीज़न क्या है? टू कीप बेड लिनन सिक्योर, टू प्रोवाइड वार्मथ, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन या फिर टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप। जो आप जब भी बेड मेकिंग करते हैं, आप देखना कि जो एज अ नर्स के या फिर जो आपने हॉस्पिटल में जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है वो बेड मेकिंग अलग तरीके से करेंगे, और एज़ कम्पेयर टू जो बेड मेकिंग आपके घर में होती है, बेडशीट बिछाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ में ट्रेन किया जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि लिनन है जो बार बार है जो फैले ना, जो लिनन आपने बिछाया हुआ है वो बार बार रिमूव होके ना आए, इसीलिए इसको क्या किया जाएगा? अच्छे तरीके से कॉर्नर्स को बनाया जाएगा। तो क्या होगा? टू कीप बेड लिनन सिक्योर। अभी का तो मुझे पता नहीं है, बट जो हम लोग के टाइम में जब ट्रेनिंग होती थी, तो यदि पनिश किया जाता था तो एक बार में 30-40 बार एक ही बेड की बेड मेकिंग करते रहो, वो पनिशमेंट हम लोग को दी जाती जब तक बन ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड, 3% सोडियम क्लोराइड, 5% सोडियम क्लोराइड। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड। क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक अ पल्स ऑन अ पेशेंट हु इज रिसीविंग डिगॉक्सिन which affects the heart rate. This assessment needs to be completed prior to the medication administration. Which skill is correct when assessing the pulse of the patient? यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा गया है कि मरीज के लिए डिगॉक्सिन एजेंट दिए जा रहे हैं, मतलब डिगॉक्सिन जो कि लेनॉक्सिन नाम से अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन डिगॉक्सिन डिजिटैलिस दिए जा रहे हैं जो कि हार्ट को अफेक्ट करेगी। हार्ट रेट को सबको पता है कि यदि 60 से कम हो तो डिगॉक्सिन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि पल्स रेट को ऑलरेडी कम करती है, और ऐसे केस में दे दी तो मरीज है तो सीधा निकल लेगा। तब यहाँ पे आप पल्स रेट चेक करते रहना है। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन के कारण यहाँ पे मरीज को डिगॉक्सिन दी जा रही है, उसके कारण आपका जो स्किल है, आपने जो सीखा है, पेशेंट की कौन सी पल्स या फिर कितने सेकंड तक चेक करेंगे। A radial pulse taken for 15 seconds, femoral pulse taken for 15 seconds, carotid pulse taken for a full minute, and apical pulse taken for a full minute. जब भी डिजिटैलिस एजेंट दिए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में आपसे कहा जाता है कि मरीज बेहोश हो, तब नेक के यहाँ पे आप कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे यदि बात जब कोई मेडिकेशन दी जा रही है, तब जो पल्स चेक करने की बात की जाए तो वो आपको हार्ट रेट कहाँ पे चेक करनी होगी, पल्स रेट कहाँ चेक करनी है? एपिकल पल्स में, चेस्ट के यहाँ पर एपिकल पल्स को आपके लिए चेक करना है, वो भी पूरा 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट वन, सुपीनेशन इज अ। सुपीनेशन क्या है? टर्न लोअर आर्म एंड हैंड सो पाम्स इज डाउन, turn lower arm and hand so palm is up, turn palm toward the inner aspect of forearm, turn fingers position to midline. Supination
सुपीनेशन का मतलब क्या है, वर्ड आपने सुना होगा आई थिंक के केरला में और जो झारखंड में पेपर हुआ था उसमें एक बार पूछा जा चुका है। सुपीनेशन, एबडक्शन, एडक्शन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। सुपीनेशन का मतलब होगा कि जब आप लोअर आर्म को क्या करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे तो पाम है जो ऊपर की तरफ रहेगा। पाम इज अप बट लोअर आर्म, जो यहाँ पर टर्न लोअर आर्म एंड हैंड, सो पाम इज अप। यहाँ पे देखिए आपको सुपीनेशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने अपना लोअर आर्म क्या किया, इस तरीके से उठाया तो आपकी जो फिस्ट है वो बंधेगी, लेकिन आपका जो पाम है वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। प्रोनेशन का मतलब होगा, यहाँ पर प्रोनेशन पूछे तो जो यहाँ पे देखिए प्रोनेशन का मतलब क्या होगा, डाउन साइड। पाम यहाँ पे अप साइड है मतलब सुपीनेशन, और यहाँ पर ये वाला वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। ये क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। ये देखिए एक्सटेंशन मतलब जो आपका पाम है बाहर की तरफ, फ्लेक्शन मतलब इंटरनल साइड, और फिर जो डेविएशन डिपेंड करेगा रेडियस, जो बोन है आपकी रेडियस और अल्नर साइड है तो अल्नर, और रेडियस साइड रेडियल साइड है तो रेडियल। लेकिन प्रोनेशन और सुपीनेशन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। सुपीनेशन का मतलब सुपाइन मतलब ऊपर की तरफ ही बात की जा रही, प्रोनोस मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर अ वाइंडर टू बी प्लेस्ड अराउंड अ सर्जिकल पेशेंट विथ न्यू एब्डोमिनल वुंड। तो यहाँ पर जो वाइंडर यूज़ किए जाएंगे, यहाँ पर जो वाइंडर यूज़ किए जा रहे हैं सर्जिकल पेशेंट के लिए, यदि एब्डोमिनल वुंड हुआ है, कुछ इंजरी वगैरह हुई थी तो क्यों किए जाएंगे, कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्रेनेज, providing support to abdominal tissue when coughing and walking, reduction of abdominal swelling, stimulation of peristalsis। आपने देखा होगा जिसकी भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, अब कुछ जो बैंडेज वगैरह किया जाता है उसके ऊपर एक वाइंडर भी यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न क्या होगा, ये क्या करेगा, जब भी आप छींकेंगे खांसेंगे, क्योंकि छींकने खांसने में भी आपकी मसल्स को तो खिंचाव होगा ही, स्ट्रेनिंग होगी, उसको जो मसल्स टिश्यू है उन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए वाइंडर यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एब्डोमिनल टिश्यू व्हेन कफिंग एंड वॉकिंग। क्या है, जब आपको ये जो फर्स्ट एड वाले क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाए, तब आपको कोई से भी घुमा के क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर तो आपको समझना ईजी हो। आपको कमर में यदि बेल्ट बांधने के लिए एडवाइस की जाती है, ऑर्थोस्टैटिक जो बेल्ट होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, पूरी वर्टिब्रा है, उसको सपोर्ट मिले। वैसे ही यहाँ पर जो वाइंडर यूज़ किए जा रहे हैं, यदि यहाँ पे कहा है कि एब्डोमिनल वुंड हुए हैं, न्यू एब्डोमिनल वुंड के साथ में सर्जिकल पेशेंट भी रहा है, तो यहाँ पर उसको वाइंडर क्यों दिए जाएंगे, सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एब्डोमिनल टिश्यू व्हेन कफिंग एंड वॉकिंग। नेक्स्ट वन, which of the following is the most effective way to break the chain of infection। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है इन्फेक्शन की चेन तोड़ने का, हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लव्स, प्लेसिंग पेशेंट इन आइसोलेशन, प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट। तो यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है चेन को ब्रेक करने का इन्फेक्शन की, तो क्या है यहाँ पर, वो है हैंड हाइजीन। क्या है, हैंड हाइजीन। Next one, when the patient developed dyspnea, what is the first intervention that is to be carried out। तो यदि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन दैट इज टू बी कैरिड आउट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक ब्लड प्रेशर, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, रिमूव पिलोज फ्रॉम द हेड, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। जब भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो कभी भी मरीज को आपके आसपास कोई भी हो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो तो कभी भी उसको सीधा स्ट्रेट तो लिटाना ही मत, ये उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट आउट कर सकता है। आप ऐसे केस में मरीज को हाफ सिटिंग बिठा सकते, मतलब चेयर पे बिठा के है जो, मतलब जो पूरा सीधी सी बात कहें हम, जो आपका थोरेसिक पार्ट है उसको क्या रहने दें, उठा हुआ रहने दें। थोरेसिक कैविटी में आपके क्या है, लंग्स हैं, वो थोड़ी ऊपर की तरफ रहेंगे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उससे रिलीफ मिलेगा। जैसे आपको कभी कोल्ड एंड कफ होता है, इससे अंदाज़ा लगाइए
कि आप क्या करते हैं, अपने खुद से ही 2 पिलो लगा के सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सर्दी में किसी किसी को। तो यहाँ पर सेम एज वैसे ही यदि किसी मरीज को डिस्निया हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो बेड है उसका हेड मतलब पीछे साइड का हिस्सा थोड़ा एलिवेट कर देना है। एलिवेट का मतलब उठा देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट वन, वाइल गिविंग ओरल मेडिकेशन, और यदि यही चीज़ मरीज के आईसीपी बढ़ने में कहें, तो यहाँ पर ये आईसीपी के लिए है। आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि पेशेंट का बढ़ता है, तो यहाँ पर फुट ऑफ द बेड, जो पैरों साइड का हिस्सा है वो उठा देना, सिर साइड का थोड़ा नीचे को कर देना है। वाइल गिविंग ओरल मेडिकेशन, पोजीशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। यदि मरीज को आप ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन जो प्रेफर करेंगे कि मेडिकेशन को पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। एस्पिरेट का मतलब जो यहाँ पर ओरल कैविटी के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जानी है, वहाँ से ना जाके लैरिंजियल पार्ट से होते हुए लंग्स की तरफ चले जाए, तो वो कहलाएगा एस्पिरेट करना। एस्पिरेट करने से प्रिवेंट करना है तो मेडिकेशन किस पोजीशन में देंगे, हाई फॉलोअर, लेफ्ट लेटरल, सिम्स या फिर सुपाइन। कभी भी कोई भी मेडिकेशन लेटे लेटे नहीं देते हैं, सिम्स में नहीं देंगे, ना लेफ्ट लेटरल में देंगे। केयर करते हैं पेशेंट की ताकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करें। लेकिन जब आप उसके मुंह में कुछ मेडिकेशन दे रहे हैं, तब मरीज को आप कैसे बिठाएंगे, हाई फॉलोअर मतलब सिटिंग पोजीशन में बिठा के आप उसको मेडिकेशन दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, हाई फॉलोअर पोजीशन। कभी भी किसी भी पेशेंट को आपको लिटा के मेडिकेशन नहीं देना है। लिटा के आईवी आईएम वाली दी जाती हैं, लेकिन मरीज को जब ओरल मेडिकेशन की बात की जाए तो कभी भी लिटा के है जो नहीं देना है, चाहे वो लेफ्ट लेटरल हो या राइट लेटरल हो। ऐसे केस में पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन में बिठाया जाता है। नेक्स्ट वन, द टेस्ट कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट कोविड-19 इज। तो कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, आरटीपीसीआर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसका, रैपिड एंटीजन टेस्ट, कार्टिड्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट किया जाएगा, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाएगा कोविड-19 डिटेक्ट करने के लिए। तो वो होगा यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट। कौन सा, आरटीपीसीआर टेस्ट। नेक्स्ट वन, द नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू अ न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक। नर्स डिस्कस विद द पेशेंट व्हाट द डाइटरी इंटेक शुड बी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच हेल्थ केयर सर्विसेज। यदि मरीज का डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसको नया नया डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, तब आप एज अ नर्स उसके लिए क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शन देंगे, इलनेस प्रिवेंशन को लेके, रेस्टोरेटिव केयर, हेल्थ प्रमोशन है, टर्सरी केयर। तो यहाँ पर डाइटरी इंटेक के बारे में आप जब मरीज से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसको डायग्नोस हुआ है डायबिटीज़, नया केस है डायबिटीज़ का, नई डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है, तो ऐसे केस में आप उसकी हेल्थ प्रमोट करने के लिए, यदि मरीज को आप डाइटरी इंटेक खाने पीने के बारे में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के बारे में आप बता रहे हैं। किसके लिए, हेल्थ प्रमोट करने के लिए। टर्सरी केयर तो जब होगी जब मरीज कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाएगा। क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे, डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल, जो शुगर लेवल बढ़ेगा वो होगा। रिस्टोरेटिव केयर का मतलब है कि उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी तब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डायबिटीज़ में जो डायग्नोस किया गया है, नया केस है डायबिटीज़ का यदि, तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज आपने दी है उसको खाने पीने के बारे में बता के वो क्या कहलाएगी, हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट वन, द मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मॉडल यूज टू मूव पेशेंट एफिशिएंटली फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मॉडल होता है जिसमें पेशेंट को एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक की सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। वो क्या है, टीम नर्सिंग, नर्सिंग प्रोसेस, इंटरडिसिप्लिनरी केयर या फिर केस मैनेजमेंट क्या कहलाएगा, जिसमें मरीज जब है जो एडमिट होता है उस टाइम से लेकर डिस्चार्ज होने तक की पूरी चीज़ें उसकी इन्वॉल्व रहेंगी। ये सब क्या कहलाएगा, टीम नर्सिंग होगा, नर्सिंग प्रोसेस होगी, इंटरडिसिप्लिनरी केयर होगी या फिर केस मैनेजमेंट होगा। ये कहलाएगा क्या, केस मैनेजमेंट।
नेक्स्ट वन, लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्ड एज इज। लीडिंग कॉज क्या है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का बुढ़ापे में, ओल्ड एज में? स्ट्रोक, माल न्यूट्रिशन, अल्जाइमर्स डिसीज, लॉस ऑफ कार्डियक रिजर्व। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए जो ओल्ड एज पर्सन है, तो यहाँ पर जो लीडिंग कॉज क्या होता है, वो होता है अल्जाइमर्स। क्या होगा? अल्जाइमर। माल न्यूट्रिशन बुढ़ापे में रेयर देखने को मिलेगा, बच्चों में होता है। स्ट्रोक होगा, लेकिन इम्पेयरमेंट का जो मेन रीजन होगा, लीडिंग कॉज होगा, वो क्या होगा? वो होगा अल्जाइमर्स डिसीज। को पकड़िए आप, या एएनएम या स्टाफ नर्स की पोस्ट को पकड़िए, वो 10 पेपर उनके उठाइए, 10 में से 5 पेपर में आपको वो क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 2 या 4 क्वेश्चन कुछ आपको रिपीटेड भी लगें कि मैम ने दूसरी बार है जो रिसेंट में ही पढ़ा दिए हैं। वो क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपको कि जो स्मॉल पॉक्स है, WHO ने स्मॉल पॉक्स को ग्लोबली इरेडिकेट कब कंसीडर किया था? 26 अक्टूबर 1977 में, 5 जुलाई 1975, 17 में 1975 अप्रैल 8 में 1980 में। कब है जो स्मॉल पॉक्स के लिए WHO ने ग्लोबली मतलब पूरे विश्व से इरेडिकेट कंसीडर कर दिया था? पूरे विश्व की बात की जाए तो वो कंसीडर किया था 8 मई 1980 को। कब किया था? 8 मई 1980 को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? 8 मई 1980। 8 मई 1980 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट माना था। और यदि एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है कि पहली वैक्सीन कौन बनी थी, सबसे फर्स्ट वैक्सीन थी जो डेवलप की गई थी, वो कौन सी थी? तो फर्स्ट वैक्सीन थी क्या? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। क्रिएटर थे एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर। पहली वैक्सीन यदि पूछे तो वो क्या थी? वो बनी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। बनाई किसने थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि जो एंटीनेटल विजिट है, कितनी एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत होती है? एंटीनेटल विजिट का मतलब है कि आपका कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक जो फॉलोअप पीरियड है वो। तो यहाँ पर आपकी एंटीनेटल विजिट कितनी होंगी? 2, 3, 4 या फिर 5? कितनी एंटीनेटल विजिट है जो की जाती हैं? एंटीनेटल विजिट जो है कितनी ज़रूरी होती हैं? तो एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप क्या करते हैं? कंसीव करते हैं। क्या है? कंसीव करते हैं। तो सबसे पहली विजिट की ज़रूरत पड़ेगी विद इन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप यूपीटी करके देखते हैं, घर पे आपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको अपनी फर्स्ट विजिट करनी है, और वो भी विद इन 12th वीक के पहले ही। दूसरी विजिट आपको करनी है 14th एंड 26th वीक में। ये ड्यूरेशन में क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट विजिट विद इन 12th वीक के अंदर आपको क्यों करनी है? क्योंकि जब आप अपने चेकअप के लिए जाएंगे तभी डॉक्टर आपको क्या करेंगे? फॉलिक एसिड दे पाएंगे, और फॉलिक एसिड दे के आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करके आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं उसको कंटिन्यू करवाएंगे। फिर सेकंड विजिट आपकी 14 से 26 वीक में ही क्यों की जानी है? क्योंकि इस दौरान डॉक्टर आपका एंटी स्कैनिंग कराएंगे। एंटी स्कैनिंग का मतलब नेचुरल ट्रांसलेसेंसी स्कैनिंग कराएंगे कि बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। इनकेस इस पीरियड में होती है 14 से 26 वीक के प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है, अकॉर्डिंग टू उस अमेंडमेंट एक्ट के 24th वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो भी डॉक्टर्स की परमिशन के साथ। लेकिन एमटीपी एक्ट के तहत ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर सेकंड विजिट करनी है आपको 14वें से 26 वीक की प्रेगनेंसी में। तीसरी विजिट होती है 28 से 34 वीक की प्रेगनेंसी में। 38th वीक एंड 34th वीक मैंने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ स्कैनिंग की जाती है। जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, फीटस, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, सभी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे चेक किया जाएगा 28 वीक और 34 वीक के बीच में। फिर लास्ट है यहाँ पर 4th विजिट होती है 36 हफ्तों में और टर्म प्रेगनेंसी में। लास्ट विजिट का मतलब है
36th एंड टर्म पीरियड, मतलब 36 वीक से ज़्यादा का टाइम हो जाए और उसके बीच में है जो आपको विजिट करना है। लेकिन एक यदि आइडियल विजिट की हम बात करें, अकॉर्डिंग कितनी एंटीलेटरल विजिट करनी है आपको, टोटल 4 करनी है, ठीक है। लेकिन यदि एक आइडियल विजिट की बात करें तो यदि पॉसिबल हो तो आपको एवरी मंथ 7th मंथ तक एवरी मंथ आपको जाना है, मतलब आपकी 7 विजिट हो जाएंगी। क्लियर? 12 से 14 विजिट जो आइडियल विजिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं उसके बाद से लेके एवरी मंथ 7 मंथ तक आपको अपने एवरी 4 वीक में चेकअप कराते रहना है। फिर आफ्टर द 7 मंथ और 35 वीक के बाद आपका जो चेकअप होगा एवरी 2 वीक्स में होगा, हर 2 हफ्तों में होगा। फिर आपका जैसे ही 36 वीक, 34, 35, 36 और मे बी आप 30 वीक के बाद से ही, जनरली डॉक्टर जब 8th मंथ लगता है उस टाइम पे आपको 8वें महीने में हर 2 हफ्तों में बुलाते हैं। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर 36 वीक के बाद डॉक्टर आपको एवरी वीक चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 37 वीक के बाद तो टर्म कंसीडर कर दिया जाता। हो सकता है इस दौरान 36 से 40 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी ना हो जाए, इसीलिए आपको 12 से 14 जो एक आइडियल विजिट के तौर पे कंसीडर की जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वूमेन। तो एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है? 300, 400, 200 या फिर 100 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी? पहली चीज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन यदि आपको बात करते हैं हम कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं पूछा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी लेनी है फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पूछें तो आपको कहना है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड में पड़ती है, थर्ड में पड़ेगी, थर्ड में सबसे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बेबी की बॉडी के ऊपर है जो फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, इसके कारण आपको भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि बात करें तो 300 किलो कैलोरीज, कितना? 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक वेट है जो पड़ता है। यदि आपको ऑप्शन में 10 है, 11 है, 12 है, तब आप मार्क करेंगे 11 kg, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट है। क्या है? अप्रॉक्सीमेट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जितनी डाइट लेते हैं 1800 कैलोरी उतनी ही लीजिए। सेकंड थर्ड में आपकी डाइट है जो बढ़ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी डाइट होगी 2200 किलो कैलोरीज। कितनी? 2200 किलो कैलोरीज। जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें होगी आपकी 2400 किलो कैलोरी पर डे। और यदि आयरन की बात करें तो आयरन 100 mg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में वो कब दिया जाता है? 12th वीक, 16th वीक, 20 वीक या फिर 24th वीक। किस हफ्ते की प्रेगनेंसी में है जो टिटेनस टॉक्साइड का वैक्सीन दिया जाता है? 2 डोज दिए जाते हैं, 28 दिन और 4 वीक या फिर 1 महीने का गैप देके। तो फर्स्ट दिया जाता है 16 वीक की प्रेगनेंसी में, 4th मंथ में और 16th वीक की प्रेगनेंसी में। दूसरा 1 महीने का गैप देके दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज fetal movement felt around 18 to 20 2 week of pregnancy. If the fetal movement less than 10 to 12 fetal movement felt by the pregnant mother per day means fetuses. तो फीटल मूवमेंट माँ को जब फील हो रहे हैं 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में, लेकिन उसके जो फीटल मूवमेंट हैं 10 से 12 बार से भी कम हो गए, एक दिन में 10 से 12 बार से फीटल मूवमेंट कम होते हैं उसको फील, इसका मतलब क्या है? फीटल वेल है, डिस्ट्रेस्ड है या प्रीमेच्योर है कि नन ऑफ दी अबव है। तो जनरली जो फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो होते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी में। जो मल्टीपैरा हैं उनको
आफ्टर 16-18 वीक के बाद फील होने लगती, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनको 20 वीक की प्रेगनेंसी में, वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग। लेकिन जब यदि यही फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी एक दिन में कम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो यूट्रस में फीटस है वो क्या है, डिस्ट्रेस्ड है। क्या है, डिस्ट्रेस्ड है। कभी कभी जब भी फीटल मूवमेंट कम फील होते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को कि जैसे ही आपको जो आपके नॉर्मल डेली फीटल मूवमेंट आपको जितने टाइम पे फील होते हैं, आप चलें फिरें, जूस, यदि नॉर्मल फील नहीं हो रहा है तो आप चलें फिरें, थोड़ा जूस पी लें, देन आफ्टर आप थोड़ा बैठें, फिर चेक करें, तो हो सकता है कि सही से आए। लेकिन यदि इनकेस ऐसा नहीं होता है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और यदि फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी कम हो रहे हैं तो आपको तुरंत है जो अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाइज एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से एज अ नर्स है जो प्रिजम्पटिव साइन कौन से होंगे प्रेगनेंसी के, पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया वॉमिटिंग, गॉडेल साइन या फिर एफास्टमेंट। एफास्टमेंट का मतलब होता है थिननेस ऑफ द सर्विक्स, ये होती है जब डिलीवरी के टाइम पर लेबर पेन आते हैं, सर्विक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है कि बहुत ही ज़्यादा थिन दिखेगी, मतलब ना के बराबर दिखने लगेगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एफास्टमेंट। गॉडेल साइन है, नोजिया वॉमिटिंग है कि पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है। क्या होगा यहाँ पर, तो होगा आपका नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि प्रिज्यूम मतलब आपको लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। एमनोरिया हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, हो सकता है पीरियड्स आपके किसी और रीज़न से भी स्टॉप हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पॉजिटिव का प्रोबेबल का मतलब है जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके बताएगा वो। और पॉजिटिव कंफर्मेटरी साइन होंगे जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी जिसमें आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव साइन है वो क्या है, पीरियड्स स्टॉप होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, और यहाँ पर आपको थकावट होना, फेस पे पिगमेंटेशन आना। तो आप इन सब साइन को क्या कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि प्रेग्नेंट है। प्रोबेबल में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। और पॉजिटिव में आपका होगा क्या, अल्ट्रासाउंड करी जाएगी तो उसमें आपको सीधा है जो फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पीरियड्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है, 2002 से 2010 तक का, 2002 से 2012, 2007 से 2009, या फिर 2005 से 2012 तक का। कब तक का ड्यूरेशन यहाँ पे रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के लिए। तो NRHM के लिए जो ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है, 2005 से 2012 तक का। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि जो भी सर्विसेज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए उन लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर कैम इनटू द प्रैक्टिस। प्राइमरी हेल्थ केयर कब प्रैक्टिस में आया था, ऑप्शन में 1952, 1978, 1975 या फिर 1982। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है जब प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्रैक्टिस में आया था, तो 1978। अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर और PSC है क्या, एसेंशियल हेल्थ केयर है। याद रखें एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर का मतलब है कि ऐसी केयर जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, पूरे तरीके से फुल जनता का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो, वो वाली केयर। और ये आया था अल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस के तहत 1978 में। कब, 1978 में। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। तो स्टडी है किसकी, डिसीज के जो कॉजेटिव एजेंट हैं उनकी, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर वो क्या है,
एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए है, तो वो कहलाएगी एपिडेमियोलॉजी। क्या होगी? एपिडेमियोलॉजी। और जो जॉन स्नो है इसके क्या है? फादर हैं। जॉन स्नो किसके फादर हैं? एपिडेमियोलॉजी के। पैथोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाना। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की स्टडी। और साइटोलॉजी का मतलब है सेल्स की स्टडी किया जाना। क्लियर? तो यहाँ पर स्टडी, अब यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का आपको ट्रायंगल एग्जाम में आता है, जिसमें आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट रखा जाता है। फादर हैं जॉन स्नो। नेक्स्ट इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट, एस स्टैंड फॉर। जो हेड्स असेसमेंट किया जा रहा है, तो इस हेड असेसमेंट में क्या है? इस हेड असेसमेंट्स में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हेड असेसमेंट आपको एडोलेसेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। यहाँ पर जब आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो यहाँ पर वो आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 10 से 19 साल तक है WHO के अकॉर्डिंग, इनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर हेड असेसमेंट में सभी चीज़ें आएंगी। होम एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़, ड्रग्स, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, डिप्रेशन, सेफ्टी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। तो इसीलिए आपका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। तो पर्ट्यूसिस के जो मैक्सिमम इंसिडेंस हैं वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को पर्ट्यूसिस सबसे ज़्यादा हो सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 2 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो किसके लिए है जो पर्ट्यूसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? तो पर्ट्यूसिस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज ग्रुप, वो होता है यहाँ पर इन्फेंट एज ग्रुप। कौन सा? इन्फेंसी वाला एज ग्रुप। और वो होगा यहाँ पर 0 to 2 ईयर्स वाला। कौन सा? 0 से 2 साल तक के बच्चों में जो यहाँ पर एजेंट है वो क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का कॉजेटिव एजेंट है, को कहा जाता है 100 दिन की खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब ही क्या है? खांसना। 100 दिन की खांसी मतलब है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट क्या है। बहुत आता है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में से आपको एक तो वैक्सीन वाला क्वेश्चन आता है कि DPT का कौन सा कंटेनिंग पार्ट है जिसको कन्वर्जन वाले बच्चों में नहीं दिया जाता, तो पर्ट्यूसिस। फिर पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम वूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी। कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। और 0 से जो 2 साल की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही अक्टूबर में 1 अक्टूबर को गुजरात में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था फ्लैग साइन किस डिसीज का फीचर है? रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस, मरासमस या फिर क्वासियोरकर का। फ्लैग साइन देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर में। किसमें? क्वासियोरकर वाले बच्चों में जो बाल हैं उनके इस तरीके से होंगे, झंडे जैसे लगेंगे, तो उसको क्या कहा गया है? फ्लैग साइन। नेक्स्ट वन इज what is the priority need that must include in the care of a child who is having pneumonia। तो यदि किसी बच्चे के लिए क्या है? निमोनिया है। क्या है? यदि किसी बच्चे को क्या है? निमोनिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी केयर में क्या करेंगे? रेस्ट करवाएंगे, ट्राईसाइकिल राइडिंग कराएंगे, न्यूट्रिशन देंगे या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पर जो निमोनिया वाला बच्चा है उसमें जो बेस्ट एक्टिविटी आपकी होगी वो होगी यहाँ पर क्या? रेस्ट। रेस्ट करने से जो बच्चे को क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड, आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और निमोनिया में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप बच्चे को रेस्ट कराएंगे तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहेगी? थोड़ी कम होगी रेस्ट के टाइम पर, और मेटाबॉलिक नीड्स भी कम रहेगी, तो बच्चा ठीक होगा।
इसीलिए इवन सर्दी खांसी में भी कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, रीज़न यही है। तो यहाँ पर रेस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द मेटाबॉलिक नीड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो यदि टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम में है नहीं आ पाई, उसको क्या कहा जाएगा, अनडिसेंडेड हैं। ओम्फेलोसील, एपिस्पेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं क्या टर्म यूज किया जाएगा, ओम्फेलोसील, एपिपेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए जो टर्म अपनाया जाएगा वो होगा क्रिप्टोर्चिडिज्म। जनरली ये जब बच्चा यूट्रस में ही रहता है उसी टाइम पर बच्चे की जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाएंगी, क्या होंगी, आ जाएंगी, स्क्रोटम में आ जाएंगी। लेकिन कुछ रीजन से नहीं आ पाती हैं, तो कुछ कभी कभी आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर वेट करते हैं कि अपने आप 1 साल की उम्र तक आ जाएंगी, डिसेंड हो जाएंगी स्क्रोटम में, लेकिन नहीं हो पाती हैं। यदि हो गई अपने आप मैनुअली कुछ मसाज वगैरह करके तो ठीक है, लेकिन नहीं होती फिर सर्जरी की जाती है। तो यदि इसी के लिए अनडिसेंडेंट टेस्टिस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। इस तरीके से नॉर्मली जो टेस्टिकल्स हैं क्या रहेंगे, स्क्रोटम में रहेंगे। स्क्रोटम एक पाउच टाइप का सैक है, लेकिन जब यदि यही क्या हो पाए, टेस्टिकल है, डिसेंड ना हो पाए, एक हो जाए, हो सकता है स्क्रोटम में दूसरे साइड का ना हो सकता, दोनों अनडिसेंडेड हो, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज। तो स्टोरेज हाउस क्या है आयरन का सेल्स में, WBC, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, प्लेटलेट्स या फिर राइबोसोम। क्या है सेल्स का स्टोरेज हाउस, आयरन को स्टोर करती है सेल्स, तो स्टोरेज हाउस क्या है, तो स्टोरेज हाउस क्या होगा यहाँ पर, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज JSY स्टैंड फॉर। JSY का मतलब क्या है, जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर जन सुलभ शौचालय योजना। JSY जो स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जननी सुरक्षा योजना। क्या है ये, जननी सुरक्षा योजना। ये योजना लाई गई थी NHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। इस योजना को लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो योजना कब लाई है, तो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी 12 अप्रैल 2005 को बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जितने भी लो परफॉर्मिंग स्टेट थे, लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब है यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टेट थे जहाँ पर बच्चों के जन्म के बाद माँ की या तो डेथ हो जाती है बच्चे की, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। एक आई थी जननी सुरक्षा योजना, इसके बाद आई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना NHM के थ्रू है जो 12 अप्रैल 2005 को लाई गई थी यहाँ पर ये योजना। इसमें जो बढ़ावा दिया गया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा इसलिए दिया गया था कि जब यदि डिलीवरीज कहाँ पर होंगी, हॉस्पिटल में होंगी, तो जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होंगी तो माँ के लिए भी प्रॉपर केयर मिलेगी और बच्चे को भी मिलेगी। कुछ बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहीं ठीक किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए। अब यहाँ पर जितनी भी रूरल एरिया की लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो उनको 1400 रुपये मिलेंगे, और जो अर्बन एरिया की लेडीज़ हैं उनको 1000 रुपये। अभी डिपेंड करता है कि आशा को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो 600 रुपये आशा को मिलेंगे कब, यदि आशा ने फर्स्ट 2 डिलीवरी करवाई हों। फर्स्ट 2 डिलीवरी का मतलब है कि बच्चे हैं जो किसी लेडी के 2 बार हुए हैं तो फर्स्ट 2 डिलीवरी के 600 रुपये, यदि तीसरी डिलीवरी हुई है तो 400, चौथी हुई तो 200, आफ्टर 5वीं डिलीवरी और उससे ज़्यादा होती है तो 0 रुपये मिलेंगे। ये आज भी कहीं कहीं होता है कि यदि 5 लड़कियां हो जाएं तो लड़के के वेट के चक्कर में 1-2 लड़कियां और कर लेते हैं। तो यहाँ पर
अर्बन एरिया की जितनी भी आशाएं, तो रूरल एरिया की आशा को याद रखें। यदि पूछें, यदि तीसरी डिलीवरी होती है तो रूरल एरिया की आशा को कितना अमाउंट दिया जाएगा? तीसरे नंबर की डिलीवरी में 400 रुपये, चौथी में 200 रुपये, पाँचवीं में 0। और अर्बन एरिया जो शहरी इलाके की आशा है उनको 200 रुपये दिए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें होंगी ओनली चेक में, कैश नहीं दिया जाएगा। सब क्या होंगी? डायरेक्ट पे चेक आपको दिया जाएगा। एम क्या है इस योजना का? कि जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, उसके लिए योजना लाई गई थी। नेक्स्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, अफेक्टेड होस्ट, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर कॉजेटिव एजेंट। क्या है यहाँ पर? फर्स्ट डिसीज का मतलब, पहली डिसीज का मतलब यहाँ पर क्या है? कि अफेक्टेड होस्ट है, फर्स्ट केस है डिसीज का, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का तो मतलब होगा कि आपकी बॉडी में जो भी एजेंट है क्या हो घुसे, उसके बाद पहले लक्षण दिखाए, वो फर्स्ट साइन सिम्टम्स हो आपकी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के, वो क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। कॉजेटिव एजेंट का मतलब है जो कॉज कर रहा है। अफेक्टेड होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन एपिडेमियोलॉजी इट्स नोन एज द इंडेक्स केस। क्या है? इंडेक्स केस। फर्स्ट केस है जो डिसीज का, वो क्या कहलाता है? इंडेक्स केस। और 0 मतलब जो क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया गया है वो क्या कहलाएगा? 0 और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के यहाँ पर क्या होगा? फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग या फिर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। तो जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के क्या होगा यहाँ पर? तो वो होगा यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। क्या होगी? जो WHO ने डेफिनेशन दी है उसका मतलब क्या है? हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के तहत जो डायमेंशन है वो क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग नहीं आएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विथ हार्ट डिसीज। यदि मरीज को हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए आइडियल होगी? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डायफ्राम, डेपो-प्रोवेरा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है जो उसके लिए मेथड है जो आइडियल मानी जाएगी? IUCD नहीं देंगे आप, क्योंकि IUCD का जो एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग। होगा ब्लीडिंग, इसलिए IUCD नहीं दी जाएगी। दूसरा, डेपो-प्रोवेरा, ये क्या है? यहाँ पर एक हार्मोन ही है, अंतरा नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है शॉर्ट के नाम से, वो भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाएंगी। उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगी वो होगी या तो डायफ्राम या कॉन्डम। बैरियर मेथड है जो आइडियल कंसीडर की जाती हैं किसके लिए? हार्ट डिसीज़ के मरीज के लिए। और यहाँ पर हार्मोनल मेथड के लिए क्या कहा जाता है? अवॉइड करने की है, जो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, अचीव a stable population by 2045, reducing infant mortality rate, imparting free and compulsory school education above 14 year of age। तो यहाँ पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो पॉपुलेशन पॉलिसी का एम ही रखा जाता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है। उसी के चलते तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है जनता के मामले में। IMR को कम करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है, तो यहाँ पर IMR को हमें घटाना है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के MP में है। अकॉर्डिंग टू डेटा की बात कर रहे हैं तो MP की IMR सबसे ज़्यादा है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है 14 साल तक की उम्र को, लेकिन जो नहीं करना वो है स्टेबल पॉपुलेशन। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी के कहा गया था कि
आपको टोटल फर्टिलिटी रेट का टारगेट क्या करना है, जो कम करना है, TFR को क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी रखी गई थी कि जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ है उनके लिए जिनकी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है, और नेक्स्ट डिकेड तक हमें सभी चीज़ें अचीव करनी है, ना कि 2045 तक। नेक्स्ट वन, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इज। यदि आपको क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन चेक करना है तो बेस्ट पैरामीटर्स क्या होगा? वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज या फिर हाइट फॉर एज या फिर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, क्या आप चेक करेंगे? क्या आप है जो चेक करेंगे? यदि बेस्ट असेसमेंट की बात करें वो भी क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से, तो वो होगा आपका हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। क्या होगा? उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। तो यदि यहाँ पर आपको क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन चेक करना है तो स्टंटिंग देखने को मिलेगा। उम्र के हिसाब से हाइट क्या है, कम बढ़ेगी, उसको क्या कहा जाता है? स्टंटिंग। वास्टिंग का मतलब है लो वेट होगा अकॉर्डिंग टू हाइट के। ये जनरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन में चेक किया जाएगा। हो सकता है किसी को रिसेंट में कुछ बीमारी हुई हो तो। अंडर वेट मतलब लो वेट है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट कम है तो वो है अंडर वेट। वास्टिंग का मतलब है आपका लो वेट फॉर द हाइट, हाइट के हिसाब से वजन का कम होना है। शॉर्ट एक्यूट माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, रिसेंट में कोई फूड इलनेस हुई हो, डायरिया वगैरह हुआ, उसके कारण हो सकता है। स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से हाइट का ना बढ़ना, वो कहलाएगा क्या? स्टंटिंग। और ये जनरली होगा यदि या तो किसी को प्रोलॉन्ग फूड डेप्रीवेशन हुआ, मतलब लंबे टाइम से कुछ खाया पिया नहीं हो, या फिर कोई डिसीज़ हो या कोई इलनेस हो तब। तो यदि लंबे टाइम की और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के लिए पूछें तो होगा हाइट फॉर एज। क्या है? हाइट फॉर एज और स्टंटिंग। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या? स्टंटिंग। यदि शॉर्ट के लिए पूछें तो वास्टिंग। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया इज। तो भारत में अंधे होने का मेन रीज़न क्या है? ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या रीज़न है भारत में अंधे होने का? भारत में अंधे होने का जो मेन रीज़न है वो है क्या? कैटरैक्ट। क्या होगा? कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इसी के होते हैं गवर्नमेंट के कैंप लगा लगा के, कैटरैक्ट के। क्या है? कैटरैक्ट। तो यहाँ पर जो मोतियाबिंद है, क्या कहा जाता है इसको? मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। ग्लूकोमा में आपके आँखों का जो ऑप्टिक प्रेशर है वो बढ़ेगा। ट्रोकोमा में आपकी आंखों में एक तरीके का इन्फेक्शन होगा। दूसरा जो रीज़न है ब्लाइंडनेस का वो है रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे ज़्यादा जो भारत में अंधेपन का रीज़न है वो क्या है? कैटरैक्ट 62.6%, दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर 19.7%, फिर दूसरे रीज़न है। नेक्स्ट वन इज इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। ये सबको पता है कि विटामिन ए है जो दिया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन विटामिन ए है जो सभी बच्चों को दिया जाता है। कब? 1 साल की उम्र से। लेकिन जब जो 1 साल से 6 साल की उम्र तक यदि दिया जाता है तो इसके बीच में कितना गैप रखा जाता है? जैसे वैक्सीन दी जाती है कोई भी, तो यदि मान लीजिए DPT पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है तो 4 वीक का है जो गैप रखा जाता है। वैसे ही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जब बच्चे को दिया जा रहा है कितना गैप रखा जाएगा? 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 8 महीने का? कितना गैप दे के आप दूसरा डोज दे देते हैं? तो ये होगा कितना? 6 महीने का। कितना? 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 6 मंथ। यदि बच्चे की उम्र इन्फेंसी टू मतलब 6 to 11 मंथ है, 6 to 11th मंथ है तो कितना दिया जाएगा? 1000 आयु। लेकिन बिलो 6 मंथ है तब आप 50,000 देंगे। कितना? 50,000। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से 12 मंथ से 59 मंथ तक है तब देंगे कितना? 2 लाख आयु। ये कैसे दिया जाता है? ओरली दिया जाएगा। जब यदि 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है ताकि मीजल्स के जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब बच्चे की उम्र
6 महीने से ज़्यादा हो जाए या फिर जब मीजल्स दिया जाता है उसी टाइम पे ओरली इसको भी दे दिया जाता है 1 लाख यूनिट। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब दिया जाता है 2 लाख यूनिट। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तब दिया जाएगा 50,000 50,000। कब दिया जाता है? एवरी 6 मंथ में। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। ब्रेस्ट है जो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, चेंजेबल रूप है? सेबेसियस, बर्थोलिन, स्वेट ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड तो होती हैं कहाँ पर? वेजाइना के पास में, दोनों साइड, अपर साइड एक एक, जो सीक्रेशन करेंगी, म्यूकस सीक्रेट करेंगी ताकि जो लुब्रिकेशन है वो बना रहे। अब यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है कि सेबेसियस ग्लैंड है, पसीने वाली ग्रंथि हैं कि सीबम निकालने वाली हैं? तो ब्रेस्ट है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन रूप। क्या है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। यदि मसल्स की बात करें यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी तो होगी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर्ड ओवम की जो प्रोसेस है, क्या है? मैच्योर्ड ओवम की डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फ्रूसाइड। तो डेवलप होने की प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी? ओवम के जो डेवलपमेंट होने की प्रोसेस है वो क्या है? वो है यहाँ पर oogenesis। रिलीज होना वो क्या है? वो है यहाँ पर ओव्यूलेशन। लेकिन प्रोसेस क्या है डेवलप होने की? वो है oogenesis। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू अ चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ। तो मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं आप बच्चे को 9 महीने की उम्र के बाद। तो यहाँ पर क्या क्या है? ट्रीटमेंट है, हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि रिहेबिलिटेशन है? क्या है? मीजल्स एडमिनिस्टर करते हैं आप तो ये क्या है? ट्रीटमेंट तो है नहीं है क्योंकि पता है कि बच्चे को है नहीं मीजल्स। ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज इन द सेम साइकिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में आ चुका है, आप नोट डाउन कर लें। 2017 में आया है क्वेश्चन। नॉरसेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें डायरेक्ट आपको सुपर फीकंडेशन के नाम से पूछा गया था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन यदि 2 डिफरेंट ओवम है जो एक सेम साइकिल में रिलीज होते हैं, कभी कभी हो जाएगा कि जो 2 ओवरी हैं दोनों साइड से फैलोपियन जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू ओवर रिलीज करती हैं, 2 ओवरी 2 एक सेम साइकिल में 2 ओवम को रिलीज कर दें तो क्या जो फर्टिलाइजेशन होगा विन ओवम का वो क्या है? सुपरफिटेशन, सुपर फीकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेपरेकस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें कि सुपर फिटेशन है कि सुपर फीकंडेशन है। तो ये कहलाएगा क्या? सुपर फीकंडेशन। क्या है? सुपर फीकंडेशन। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ओवर रिलीज होंगे लेकिन वो एक ही बार में फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे तो कहलाएंगे क्या? सुपर फीकंडेशन। सुपरफिटेशन का मतलब है कि 2 ओवम का 2 डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होना। मान लीजिए एक का फर्टिलाइजेशन हो गया बट आफ्टर दैट आपको पता नहीं है कि आप कंसीव कर गए हैं, आफ्टर दैट भी आपने इंटरकोर्स किया तो हो सकता है आपका दूसरा ओवा भी क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। 2 अलग अलग स्पर्म से 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपकी जो प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी, एक होगी 34 हफ्तों की तो दूसरी होगी 38 हफ्तों की। एक सीधा सीधा 4 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, 3 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में क्या होगा? 2 ओवा 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होके फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। और यदि 2 सेम ओवा एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होंगे और फर्टिलाइज्ड होके वो इम्प्लांट होते हैं तो वो कहलाएगा सुपर फीकंडेशन। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑसिफाइड एट। तो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होते हैं, तो एंटीरियर फॉन्टेनेल है जो कब ऑसिफाइड हो जाएंगे? 1 मंथ आफ्टर बर्थ,
6 मंथ आफ्टर बर्थ, 18th मंथ आफ्टर बर्थ या फिर 25th मंथ आफ्टर द बर्थ। तो एंटीरियर फॉन्टेनल का ऑसिफिकेशन कब होगा? तो एंटीरियर फॉन्टेनल का ऑसिफिकेशन होता है 18th मंथ आफ्टर द बर्थ, 18 महीने के बाद और 1.5 साल की उम्र में। सबसे पहले क्लोज होते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। कौन से? पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इनको ऑक्सीपिट फॉन्टेनल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनरली 1 मंथ एंड 1.5 मंथ की उम्र में बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनल है बाद में क्लोज होते हैं 18 महीने की उम्र तक। कब तक? 18 महीने की उम्र तक एंटीरियर फॉन्टेनल को ब्रैग्मा कहा जाता है, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनल को क्या कहा जाता है? लैम्डा, क्योंकि लैम्डॉइड शेप के रहेंगे, लैम्डॉइड सूचर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इसलिए। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो एंटीरियर है वो 4 बोन 4 सूचर से कनेक्टेड है, जबकि पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर 3 बोन 3 सूचर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन इज द विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज। तो जो विजुअल एक्विटी है किस उम्र में बच्चे की एक एडल्ट एक्विटी के बराबर हो जाएगी? 7, 9, 5 या फिर 3? कितनी उम्र में बच्चे की जो विजुअल एक्विटी है एडल्ट के बराबर हो जाएगी? जो विजन है, देखने की क्षमता है, वो एडल्ट के बराबर हो जाएगी। कितने उम्र में? तो ये होगी जनरली जब बच्चे की उम्र 7 साल होगी तब। कितना? 7 ईयर की एज में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 7 ईयर। और विजुअल एक्विटी चेक कैसे की जाती है? स्नेलन चार्ट के थ्रू। एक होता है इशारा चार्ट, आपने देखा होगा डॉट 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 करके है, लेकिन उसमें बीच में कुछ नंबरिंग दी जाती है, तो उससे चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन यदि विजुअल एक्विटी की बात करें हम तो स्नेलन चार्ट से चेक की जाती है। यहाँ पर आपको 20 मीटर दूर है 20 फीट दूर है जो खड़ा कर दिया जाएगा, वॉल पर ये चार्ट रहेगा, को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 है, मतलब आपका विज़न क्या है? नॉर्मल है। 20 आउट ऑफ 20 मतलब नॉर्मल है। लेकिन और यदि आपका इससे कम है देन आफ्टर द आपको है जो यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी गई है यही चेक की जाती है। 20 आउट ऑफ 20 विजन है, मतलब आप क्या है? नॉर्मल विजन है। नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये क्वेश्चन तो ये नर्सिंग में बहुत आता है कि टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन, लॉस ऑफ हेपेटाइट। टीबी से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, ये तो होता है खांसी आती है 3 वीक या फिर उससे ज़्यादा की, ड्राई कफ रहती है, कभी कभी उस खांसी में जो ब्लड भी आ जाता है। फीवर जनरली रात में रहता है, बिल्कुल हल्का हल्का फीवर रहेगा। वेट लॉस होगा, खाना नहीं खाएंगे आप, और वीकनेस रहेगी। ये क्या है? कॉमन सिम्टम है। तो यहाँ पे कहा है कि नॉट अ कॉमन सिम्टम तो होगा वेट गेन। टीबी वाले मरीज का वजन कभी नहीं बढ़ता, उल्टा घटता है। तो यहाँ पर अर्ली साइन होते हैं कि खांसी है 1 महीने से ज़्यादा की हो जाए, बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा का हो जाए, बार बार निमोनिया हो, और जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो काम नहीं करेंगे। एडवांस साइन में बात करें हम तो रात में पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, फटीग होंगे, रेसेस होंगे, खाना आप नहीं खाएंगे। कॉज क्या है टीबी के लिए? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि डायग्नोस कैसे होगा तो स्पुटम टेस्ट किया जाता है। स्पुटम में सबसे पहले पता चलेगा, यदि स्पुटम में भी थोड़ा डाउट रह जाता है तो पीपीटी इंसर्ट की जाएगी। जो प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं इंट्राडर्मल रूट से इंसर्ट किए जाएंगे, 10 mm डायमीटर में इंसर्किल किया जाएगा, 72 घंटों में रीडिंग पड़ी जाएगी। और तब यदि कंफर्म होता है तो आपको जो डॉट्स थेरेपी है वो दी जाएंगी। कैटेगरी फर्स्ट दी जाएगी 6 महीने के लिए, कैटेगरी सेकंड मेडिकेशन दी जाएंगी, एंटी ट्यूबरकुलर की फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाएंगी। ये तो सभी क्या है? बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस से तो बहुत आते हैं। जील नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है, इसके जो डायग्नोसिस किया जाता है तो जील नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है टेस्टिंग के लिए। और भी कोई आपको क्वेश्चंस यदि लगते हैं कि टीबी से रिलेट करते हुए आ सकते हैं तो या तो वो कमेंट में बता देना आप, या फिर जो सेकंड अब जो थ्योरी वाली जो एक जैसे आज बल्टी को पढ़ा है हमने, वैसे ही सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभी
ग्लोसाइटिस, क्या पढ़ेंगे? ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीबी। पर्टिकुलर डेली आपको एक डिसीज़ वाला है जो क्लास जरूर ली जाएगी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? वेट गेन, क्योंकि टीबी वाले मरीज का कभी भी वजन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट वन, मिड डे मील सप्लीमेंट्स डाइट्स प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें है जो कितनी कैलोरीज दी जाती है? 200 कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 से 16 ग्राम तक प्रोटीन, 200 कैलोरीज और 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन। कितना दिया जाएगा इसमें? तो जो यहाँ पर मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट दी जाएगी, इसमें जो यहाँ पर कैलोरी की बात की जा रही है वो होगी 300 कैलोरीज, 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ये कितने तक के लिए दिया जाएगा? 1st to 5th तक के लिए। इन दिस स्कीम चिल्ड्रन 1st to 5th शुड अचीव 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पर इतनी कैलोरी दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सडनली किसी डिसीज का आउटब्रेक हो जाए जो नॉर्मल आपने समझा उससे भी ज़्यादा। तो ये क्या है? एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है कि स्पोरेडिक है? क्या है? तो ये कहलाएगा आपका एपिडेमिक। देखिए यहाँ पर एपिडेमिक का मतलब है कि किसी गांव में थायराइड के केसेस आ जाएं।